उसके पास होते हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ पे क्या होता है, एक डिम ट्रांजेक्शन के होता है, जैसे ही वो आपको एसेट दिया तो उसको आपको क्या हो जाएगा जी, एसेट आपके पास से एसेट जब आपने, यानी आप अपने बुक्स में, ये लेसी का बुक है, लेसी मतलब जो दूसरा वाला बंदा है, ठीक है, जो जिसने ली है उसके बुक्स में क्या हो रहा है जी, के एसेट अकाउंट डेबिट टू पेबल्स, लीज लाइबिलिटी पेबल्स लिख के रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से वो अपने बुक्स में एक लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लेगा और साथ साथ में ना एसेट भी रिकॉर्ड कर लेगा। ठीक है जी, अब बात क्या होता है जी कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेज ये होता है कि ये फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है, ये कम कोवेनेंट्स होते हैं, ये थोड़ी फाइनेंसिंग फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पे क्या होती है, मे बी एबल टू मेक द लोअर पेमेंट ऑन द लीज एज अपोज टू द टर्म्स लोन्स। ठीक है, और साथ में यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ को जितना भी पेमेंट करते हैं सब पे आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट्स हो जाता है, क्योंकि दैट इज नॉट गेटिंग स्प्लिट ओवर द पेमेंट्स एंड ओवर द इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल। ठीक है, लेकिन जब लोन का पेमेंट करते हैं तो ओनली यू आर गोइंग टू गेट द बेनिफिट फॉर द टैक्स ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, व्हेन यू आर गोइंग विद द लीज, तो लीज का जो भी पेमेंट्स होता है उसको हम एक्सपेंस बोल के ट्रीट करते हैं और पीएल में 100% अलाउ हो जाता है। तो ये टैक्स प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बोलता है कि सम लीज प्रोवाइड्स द 100% फाइनेंसिंग देयर एज द लोन यूजुअली रिक्वायर अ डाउन पेमेंट। तो ये जो है ये समटाइम्स इट्स एन अरेंजमेंट। लीज अवॉइड द रिस्क ऑफ द एसेट बिकमिंग द एब्सोल्यूट। सबसे बड़ी बात होती है कि लीज में आपको एसेट जो होता है वहां पे राइट टू यूज होता है, तो एसेट से रिलेटेड जो भी रिस्क ऑफ एब्सोलेंस होता है वो लेसर का होता है। फिर साथ में बोल रहा है कि लीजिंग में भी एक्सपेडिएंट एज ऑफन हैव सम अदर टाइम कंज्यूमिंग कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। ये सारा काम नहीं करना पड़ता है कि आपको फंड कहाँ से लाने हैं, कैसे लाने हैं। तो ये क्या होता है, ऑफन थोड़ी सी प्रोसेस को एक्सपेडाइट कर देती है, थोड़ा सा इजी कर देती है। बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, यहाँ पर एक सबसे बड़ा चीज होता है, चूंकि एसेट आपके हाथ में नहीं आता, आपको सारा का सारा एक्सपेंस मिल जाता है। तो ये कंपनी क्या होता है, a company with good credit opportunity may find the purchasing to the more cost effective than the leasing। तो उनके पास क्या होता है, अगर अच्छी कंपनी होती है तो उनके पास ऑप्शंस ये होता है कि दे कैन गो फॉर बाइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लॉन्ग टर्म लीज। फिर बोल रहा है कि लॉज ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, इट इज नॉट यूजुअल फॉर द लेजर टू डिनाई द लेजर टू राइट टू मेक द चेंजेस of the lease assets and there is often a penalty for the early cancellation। इस तरह के क्लॉजेस होते हैं जिसके कारण उनको प्रॉब्लम होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि लीज्ड एसेट में आपको डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं मिलता है, लेकिन यदि आप एसेट बाई कर लेते हैं लोन पे तो आपको एसेट पे डेप्रिसिएशन करने मिल जाता है, बिकॉज वो आपका एसेट्स बुक्स में आ जाता है। ठीक है, अब बात आता है जी कंप्यूटिंग द लीज पेमेंट। तो लीज पेमेंट जब भी सेट किया जाता है तो उसमें क्या होता है जी, बोल रहा है कि विद द कैपिटल, जब कैपिटल लीज होता है तो वो जो लीज का पेमेंट्स होता है वो होता है अमोर्टाइज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ओवर द लीज टर्म टू प्रोवाइड द सफिशिएंट रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट। तो इस तरह से, यानी इसके जो कॉम्पिटिशन्स का जो मेथड्स होता है वो किस तरह से होता है, ये देखिए। ये बोल रहा है डिटर्मिनेशन ऑफ द लीज पेमेंट इन्वॉल्व द 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में काम होता है। पहला, कंप्यूट द लेसर अमाउंट टू बी अमोर्टाइज, कितना उसको अमोर्टाइज करना है, यानी कितना उस एसेट की लाइबिलिटीज है, एसेट का वैल्यू है जिसको ओवर द पीरियड 5 साल में, 5 ईयर्स 10 ईयर्स जितना साल का उसने लीज बनाना है उतना में उसको अमोर्टाइज होना चाहिए। दूसरा बोल रहा है कंप्यूट द एनुअल आफ्टर टैक्स लीज इनकम मस्ट अर्न टू रिसीव द डिजायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। आप इतना अमाउंट तो सेट करें कि आफ्टर टैक्स जितना आप एक्सपेक्टेड रिटर्न करना चाहते हैं उसको आप क्या कर सके, उसको आप अर्न कर सके। तीसरा बोलता है कन्वर्ट द लीज इनकम रिक्वायर्ड टू द लीज पेमेंट। आप क्या होता है, जितना आपने इनकम एक्सपेक्टेड है उतना को आप लीज टर्म में कन्वर्ट कर दिए, यानी सामने वाले को बोलिए कि भाई इतना आपको लीज टर्म दिया जाएगा। नाउ लेसन एन एग्जांपल, बोलता है कि लेसर के पास क्या है, उसके पास एक इक्विपमेंट है जो कि 1 लाख का है। वो बोलता है कि इसको मैं लीज करूंगा 5 साल के लिए। ठीक है, विद अ 5 एनुअल लीज पेमेंट। ठीक है, साथ में ये बोलता है कि हर पेमेंट जो है साल के बिगिनिंग में होगा। एंड साथ में बोलता है कि लेसर विल डेप्रिशिएट द एसेट्स ओवर द स्ट्रेट लाइन यूजिंग द जीरो सालवेज वैल्यू ओवर द 5 ईयर फॉर द बुक्स एंड टैक्स पर्पस। हाउएवर द एसेट्स कैन बी सोल्ड बाय एट द एंड फॉर द ऑफिस लाइफ फॉर 10,000। तो 10,000 से कम पे 10,000 का उसको बेनिफिट्स हो जाएगा सालवेज वैल्यू पे। बोल रहा है कि लेसर रिक्वायर्स द 11% ऑन इन्वेस्टमेंट।
वो सोच रहा है कि हम इसको 11% ऑन इन्वेस्टमेंट पे इसको बेचेंगे और साथ में हमारा जो इफेक्टिव टैक्स रेट है जी 40% है। तो सबसे पहले तो ये आप एक छोटा सा कैलकुलेशन कीजिए, 1 लाख का एसेट्स है, ठीक है, 1 लाख का एसेट्स है, 11% का रिटर्न चाह रहा है, इसका मतलब कितना रिटर्न चाह रहा है, एक्चुअल में वो 11,000 का उसको रिटर्न चाह रहा है, लेकिन 11,000 का रिटर्न चाह रहा है क्या, नेट ऑफ टैक्स में चाह रहा है, यानी ये 40% के बाद, तो 40% 60% के एबव में, यानी इन उसकी रिवर्स कैलकुलेशन होगी। तो वो पहले आप देख लीजिए कि वो कैसे होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसने बोला है कि जी पीवी ऑफ टैक्स सैलवेज ऑफ द डेप्रिसिएशन, यहाँ पर सबसे पहले एनुअल डेप्रिसिएशन निकाला तो उसका कितना हो गया जी 20,000 हो गया, उसकी टैक्स बेनिफिट उसको कितने की होगी जी 8,000 की होगी 40% के हिसाब से। तो अब ये हर साल उसको टैक्स का बेनिफिट्स मिलने वाला है, तो हर साल का जो टैक्स का बेनिफिट्स मिलने वाला है उसको उसने क्या किया जी 11% के हिसाब से उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दिया जी 29,000 हो गया, कितना हो गया 29,568 हो गया। और साथ में क्या बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर टैक्स रेसिडुअल, यानी ये जो 10,000 जो उसको मिलने वाला है आफ्टर 5 इयर्स, उसका उसने कैपिटल गेन निकालने के बाद यानी टैक्स देने के बाद उसके हाथ में 6,000 बचेगा, 6,000 को उसने लास्ट ईयर के प्रेजेंट डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि 3,558 आ गया, यानी उसको डेप्रिशिएशन से बेनिफिट बन गया 29,000 का, सालवेज से बेनिफिट्स बन गया उसको 63,558 का, तो इतना का तो उसको बेनिफिट्स मिल गया ऑलरेडी। ये सर ये साल्वेज वाला एक बार वापस समझाना था। जी 10,000 रुपए का उसका साल्वेज वैल्यू है जो कि बिकेगा, तो जब ये 10,000 में बिकेगा और आपके बुक्स की वैल्यू कितनी हो गई है, साल्वेज वैल्यू 0 हो गई है, ठीक है, यानी कि आपको 0 माइनस करने मिलेगा, तो आपके लिए पूरा का पूरा 10,000 कैपिटल गेन हो जाएगा, और कैपिटल गेन के ऊपर आपको 40% का टैक्स देना है, यानी कि टैक्स देने के बाद जो आपके हाथ में रिसीव होगा वो सिर्फ 6,000 रिसीव होगा, वो 6,000 रिसीव होगा बट आफ्टर 6 ईयर्स रिसीव होगा, उसको आपको 6 ईयर से डिस्काउंट करके उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाइएगा तो इट विल बी कमिंग 3,558। नाउ सुनिए, आपका 1 लाख का इन्वेस्टमेंट था, उसमें से आपने 29,000 रिकवर कर लिया, कैसे, थ्रू डेप्रिशिएशन, थ्रू डेप्रिशिएशन 3,000 कैसे रिकवर कर लिया जी, थ्रू क्लोजिंग, थ्रू द सेल ऑफ स्क्रैप वैल्यू, यानी कि बाकी का जो पैसा आपको रिकवर करना है वो किससे करना है जी 66,000 ऑफ योर कॉस्ट रिकवर करना है दूसरे प्रोसेस से, दूसरे प्रोसेस से मतलब के लीजिंग वाले प्रोसेस से, अभी तक आपने लीज का इनकम अभी तक इसमें काउंट नहीं करा है, ठीक है। अब सुनिए, लीजिंग के प्रोसेस से इसको आपको रिकवर करना है, तो बोल रहा है 11% आपका रिकॉर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपको 66,874 आपको रिकवर करना है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर 11% के हिसाब से कोई भी चीज अगर 4 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो उसका जो पीवी वैल्यू है 3.124 होता है, यानी कि हर साल वो क्या करेगा, अगर प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई, आर का मतलब आज का जीरो वैल्यू प्लस 3 साल का, यानी दोनों को ऐड कीजिएगा, क्योंकि आपका जो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट हो रहा है वो 0 ईयर पे हो रहा है, तो 0 ईयर्स को आप फर्दर डिस्काउंट नहीं कीजिएगा, बाकी का जो पीरियड है उसको आप डिस्काउंट कीजिएगा, यानी कि बाकी के 4 साल को आप डिस्काउंट कीजिएगा, तो 1 + 4 ईयर्स, यानी कि आपका जो प्रेजेंट वैल्यू रहेगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा उसका रहेगा 4.102, दैट इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू द 66,874, यानी हर साल जो आपको पेमेंट मिलना चाहिए 16,303 मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये कब मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए कब, ये आपको नेट ऑफ टैक्स मिलना चाहिए, बिकॉज आपको टैक्स माइनस करके होना चाहिए, तो ये नेट ऑफ टैक्स चाहिए, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द 27,172। अब मैं फिर से आपके सामने इसको एक्सेल पे कर दे रहा हूँ तो थोड़ा इजी रहेगा आपके लिए। देखिए, आपने एक एसेट खरीदा हुआ है कितने का जी,
1 लाख का एसेट आपने बाई करा है, ठीक है, 1 लाख का है, उसका आपने डेप्रिशिएट कर रहे हैं कितना, 5 ईयर्स पे। 5 ईयर्स पे अगर आप डेप्रिशिएट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हर साल का डेप्रिशिएशन कितना होगा, डेप्रिशिएशन पर एनम कितना होगा, डेप्रिशिएशन पर एनम हो जाएगा जी विद 0 साल्वेज वैल्यू 20,000 का, ठीक है, ये हर साल का हो गया। अब चूंकि ये आप 1 2 3 4 5 5 साल पे आप डेप्रिशिएशन कर रहे हैं जी 20,000 करके, ठीक है, हो गया। अब आपका जो 11% का आप एक्सपेक्टेशंस रखे हुए हैं, इसका मतलब ये है, अच्छा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी आपके लिए टैक्स शील्ड, आपके लिए यहाँ पे जो बेनिफिट्स है वो क्या है, टैक्स शील्ड बेनिफिट्स है, क्योंकि दूसरे इनकम में आपको टैक्स माइनस करने मिल जाएगा। तो इसका टैक्स शील्ड कितना है 40%, क्योंकि 40% का टैक्स रेट है, तो 8,000 करके हर साल आप बचाइएगा। दूसरा 11% से डिस्काउंटिंग रेट निकालिए, तो क्या आ रहा है 1/1/0.11, सॉरी 1.11, इस ये पहले साल का निकला इनटू दिस, ये पहले साल का निकला, इस तरह से निकालिएगा तो हर साल का आपका निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद 5वें साल में आपका जो 5वें साल में क्या होगा, 5वें साल में जो सामान बिक रहा है, 5वें साल में जो सामान बिक रहा है वो कितने का मिल रहा है जी 10,000 का, लेकिन उसमें आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो टैक्स देने के बाद जो आपको बेनिफिट्स मिल रहा है वो कितने का बेनिफिट्स मिल रहा है, आपने रिसीव कितना हो रहा है, सिर्फ 6,000 आफ्टर टैक्स, 6,000 का आपको आफ्टर टैक्स रिसीव हो रहा है। अब इससे आप इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू जब कैलकुलेट कर लीजिएगा तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी जी, ये टोटल कीजिए तो कितना आती है, 33,000 आती है भाई। जी भाई। जरा दोबारा बताना कैलकुलेशन भाई। देखो भाई 20,000 करके हर साल का डेप्रिशिएशन है 5 साल तक, जी जी जी। तो डेप्रिशिएशन पे आपको टैक्स शील्ड बेनिफिट होता है, तो जी 5 साल तक आप टैक्स शील्ड बनाते रहे, उसको आपने हर साल डिस्काउंट कर लिया 11% से, तो पहले साल जब उसको डिस्काउंट कीजिएगा तो 0.900 समथिंग बनेगा, दूसरे साल वाले का ये डिस्काउंटिंग फैक्टर है, और ये डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑल टुगेदर आपका कैलकुलेट होके आ गया। फिर लाख जो 5th ईयर पे है, आपके पास 10,000 में वो एसेट बिक जा रहा है एज अ साल्वेज, लेकिन आपने अपने बुक टैक्सेशन डेप्रिशिएशन के कैलकुलेशन में 0 साल्वेज वैल्यू ले लिया, यानी अब आपकी जो बुक वैल्यू है वो 0 है, तो जो भी बेचिएगा सब आपके लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। तो कैपिटल गेन के ऊपर आपने 10,000, यानी उसको ऐसे आप लिखिएगा, सेल ऑफ साल्वेज, सेल ऑफ साल्वेज लिखिएगा जी कितना, 10,000 लेस बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू आपने कितना रखा हुआ है 0, क्योंकि आप सारा का सारा डेप्रिशिएट कर चुके हो, तो जो भी बचेगा, जो भी बचेगा आपका वो क्या हो जाएगा, आपके लिए कैपिटल गेन हो जाएगा। कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा गवर्नमेंट को कितना, 40%, तो जो हाथ में बचेगा वही आपके लिए इनकम आ जाएगा जो कि 6,000, तो इसको आप बोल सकते हैं नेट इनकम फ्रॉम सेल ऑफ साल्वेज। तो ये जो 11% का है इसकी क्या वो है भाई? क्योंकि उसको वो 11% की अपनी अर्निंग मेंटेन करना चाह रहा है, ही वांटेड टू ऑन 11%, ओके। ठीक है, तो अभी 11% से उसने डिस्काउंट कर लिया, तो ये वैल्यू उसको रिकवर हो गया। अब उसकी इनिशियल कैपिटल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितने का था, इनिशियल इन्वेस्टमेंट था उसका 1 लाख का। अब उसको फर्दर जो रिकवर करना है, कितना रिकवर करना है फर्दर प्रीमियम से, यानी कि जो एन्युटी प्रीमियम है, एन्युटी प्रीमियम से कितना रिकवर करना है हर साल, सॉरी हर साल जो लीज रेंटल से कितने रिकवर करने हैं उसको,
लीज रेंटल से उसको रिकवर करने हैं 66,872 रुपया। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको लीज रेंट नहीं पता है, ठीक है, तो लीज रेंट आपका मान लीजिए कि एक्स है। क्या है? एक्स है। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक्स है और ये एक्स आपको हर साल आ रहा है। कितने साल तक? 5 साल तक। पर उसका जो ईयर है, ईयर क्या है? पहला पहला 0 पे, यानी पहले बिगनिंग ऑफ द ईयर में आपको मिल जाता है, दूसरा 1 ईयर पे मिलता है, तीसरा सेकंड पे, उसके बाद 4th ईयर के आखिर में यानी 5th ईयर के बिगनिंग में आपको पैसे आ जाते हैं लीज रेंटल के। ठीक है, आपको एक्स करके पैसे आ जाते हैं टोटल। अब रहा बात इसके लिए आपको फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर चाहिए, तो जो पहला साल है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होता है, दूसरा साल जो होता है उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होगा? मतलब दूसरा साल का मतलब यानी 1 ईयर के आखिर में, दूसरे साल के बिगनिंग में, तो इसको कीजिएगा जी 1 डिवाइड बाई 1.1 टू दी पावर, पावर क्या? ये वाला। तो इस तरह से करके आप यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा जी? ये टोटल कीजिएगा तो आएगा 4.1679। तो आपने इक्वेशन लिखना है कि x, ठीक है, यानी आपने क्या इक्वेशन लिखना है? 4.1698654x इज इक्वल टू हाउ मच? ये 66,000। तो x की यदि वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? दिस डिवाइड बाय ये डिवाइड बाय दिस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 16,037। बट ये 16,037 जो आपने निकाला है, ये क्या निकाला है जी? ये निकाला है बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स, लेकिन आपको पैसे लेने हैं उससे बिफोर टैक्स, तो आपको क्या लेना पड़ेगा? इसको बिफोर टैक्स बनाना पड़ेगा। बिफोर टैक्स बनाने के लिए इसको 0.6 से मल्टी ये कर देना पड़ेगा, यानी हर साल आपको पैसे उससे कितने मांगने हैं? 16303 16303, ये 11% है, तो 4.12 यहाँ पे 4.102, 11% का डिस्काउंटिंग फैक्टर। अच्छा, ये 1.11 होता है, सॉरी 1.11, ठीक है, और यहाँ पे आपका लिखना पड़ेगा 4.10 4.102445 तो इस तरह से आप अपना जो है कैलकुलेशन चेक कर ले, यानी कि आपको कितना का उससे पैसा मांगना पड़ेगा? 27,172 ले रहा है, हमारा 167 आ रहा है क्योंकि हमारा राउंड ज्यादा है। ठीक है, यानी 27,167 करके अगर वो मांगेगा तब जाके उसका 11% का रिटर्न भी मेंटेन हो जाएगा, और वो भी टैक्स के, यानी उसको टैक्स का भी पैसा अपने पास से नहीं देना पड़ेगा। दिस इज द वे हाउ यू कैन फिक्स द लीज रेंटल्स। अनस भाई, यस मुराद भाई। आपको ये लॉजिक क्लियर है कि नहीं? क्योंकि इट्स वेरी मच सिमिलर टू द कैपिटल बजटिंग। यस यस, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो अब आप अपने कंपनी में कोई एसेट अगर लीज पे उसको देना है तो अब आप उसका वैल्यू निकाल के दे सकते हैं। इंशाल्लाह दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं? दे सकता है, लेकिन वो एक दो प्रॉब्लम करना पड़ेगा। तो मैं एक छोटा सा आपसे प्रॉब्लम करवाऊंगा ना, इसलिए मैं पूछा। एक एसेट है जो कि 50,000 का है, दिस इज द एसेट 50,000, लीज ओके। लाइफ ऑफ द एसेट है 3 इयर्स। कितने का? 3 इयर्स है। प्लीज। उसके बाद आपकी साल्वेज वैल्यू है, आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूँ, साल्वेज वैल्यू है 5,000।
ठीक है। सो 15,000 आएगा। हाँ जो भी है, उसके बाद आपका रेट ऑफ रिटर्न आप मेंटेन करना चाहता है 15%। ठीक है, 15%। परसेंटेज। उसके बाद एक छोटा सा और इसमें एक लाइन है, 15% मेंटेन करना चाह रहा है, और कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो 45% है। चलिए अब कैलकुलेट करके हमको एडवाइस कीजिए कि मिराज भाई हमको मिनिमम कितना पे इसको लेज आउट कर सकता है। मिराज भाई, यहाँ हम ये पूरा आदमी एक साथ करेगा ये प्रॉब्लम। हाँ सब आदमी करो भाई, ऐसा किसी को मैं अभी मतलब आपसे, आपके साथ। अच्छा मेरे साथ करेंगे। चलिए हाँ, तो कोई एक आदमी मेरे को ओके, आइडिया दीजिए। मैं बताएगा, अगर कुछ गलती तो क्लियर करना। चलो मेरे को आप बोलो, मैं लिखेगा बस। ओके, असेट 50,000, लाइफ तो 3 years है, सालवेज 5,000 है, तो 45,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 15,000 डिप्रिशिएशन आएगा। यानी डेप्रिसिएशन पर एनम आप बोल रहा है कि 15,000 आएगा। 15,000। कोई मसला नहीं, अब बोलो। ओके, इसमें टैक्स शील्ड तो 45% है, तो इसमें 6,750 आएगा। चलो यानी मैं ईयर लिख रहा हूँ, बिकॉज आई वांट टू डू इन प्रॉपर फॉर्मेट, तो मैं ईयर लिख लिया। इधर में मैं 1 आई 2 जस्ट 3 राइट डेप्रिसिएशन 15,000 each year। चलो ठीक है, टैक्स शील्ड ले लिया। 45%, 6,750 आया पूरा। नेक्स्ट द डिस्काउंट फैक्टर, डिस्काउंट फैक्टर 6,750 1 point how 15% return 1 divided by 1.5 equal to 0.869 आएगा ना। आई डोंट नो, देख लेते हैं। 1 divided by 1.15। ये आया। ओके, 869, यस यस ये आया। काजल आपका आया क्या 0.86? हाँ सर, ये आ गया था, आगे क्या कैलकुलेशन कर रही थी। गुड हो गया, ये हो गया जी। ठीक, पीवी ऑफ इनफ्लोस, पीवी ऑफ टैक्स सेविंग। Okay, then multiply by this 3, 6,750 each item। ठीक है, और नहीं है ना, 6,750 से ना। इधर 6 7 नहीं समझ में आया मतलब। नहीं, ये जो है ये डेप्रिसिएशन अमाउंट से मल्टीप्लाई किया। डेप्रिसिएशन यहाँ से निकाल लिया ना, उसके बाद डेप्रिसिएशन से टैक्स नहीं नहीं नहीं, मल्टीप्लाई। पीवी पीवी मैंने यहाँ कहाँ से लेना था, यहाँ से नहीं लेना था, गलत किया मैंने, यहाँ से हाँ, लेना। ये बोला ना, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, हाँ, तो ये 15,000 रिकवर हो गया। ठीक है, अभी अगर क्वेश्चन साइलेंट है, जस्ट वांट टू हाईलाइट यू वन थिंग, क्वेश्चन साइलेंट है, यस, इट्स नॉट मैं सेइंग अबाउट द assume सेल्स। करेंगे कि साल्वेज वैल्यू कुछ भी नहीं हुआ, वो जीरो हो गया, देयर इज नो सेल फॉर दैट। If the question is silent, we will not do anything for the salvage value. We will keep it because मैं बोल सकता था कि ये 2,000 में बिका, ये 5,000 में बिका, ये 10,000 में बिका, ये नहीं बिका, समझ रहे हैं ना आप? हाँ, तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर द साल्वेज वैल्यू बिकॉज क्वेश्चन इज साइलेंट, इज नॉट एडवाइजिंग अबाउट द। तो हो सकता है कि इसको डिस्कार्ड कर दिया, फेंक दिया उठा के कचरे में सो डाल हम दिया। भी डिस्कस किया। हाँ तो डिस्कार्ड किया तो जीरो वैल्यू पे डिस्कार्ड हो गया, और क्या होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन में वो क्वेश्चन डिस्कस किया इससे पूरा। हाँ ठीक है, तो ये जस्ट मैं बता दिया। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना आया था, इनिशियल कैपिटल क्या, इनिशियल 50,000 था। 50,000 था। ठीक है, आ जाओ, 50,000 का इनिशियल, इसका मतलब ये है और 500,000 हो गया। नहीं नहीं सही है, यानी कि आप 34,000 यू हैव टू रिकवर। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये भी नहीं एडवाइस किया कि उसका पेमेंट प्लान क्या होगा, बिगिनिंग ऑफ द ईयर है या
लास्ट ऑफ द ईयर है, ठीक है। मतलब बिगिनिंग से लीज टर्म, मतलब 0 ईयर से लीज का पेमेंट शुरू होगा या ईयर एंड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन इज साइलेंट। तो आई विल एज्यूम कि लास्ट डे ऑफ द ईयर से स्टार्ट होगा, इससे लास्ट डे ऑफ ईयर से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो लास्ट डे ऑफ द ईयर से अगर होगा तो आपको क्या बेनिफिट मिल जाएगा, आपका ये सेम एन्युटी फैक्टर से आपका काम हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखेगा, लेट बी पर ईयर प्रीमियम इज 100, सॉरी एक्स, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकता है, हो गया। अब आपने क्या एक्स एक्स करके पेमेंट दिया, ठीक है, ये हो गया। अब चूंकि आपको एन्युटी फैक्टर डायरेक्ट कॉपी करना है तो आप यहाँ से आप कर लियो, ठीक है जी, ये हो गया। अब आपका सवाल सिंपल है, आपने x की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। तो लिखना है x इज इक्वल टू क्या, 34,000 डिवाइड बाई 2.28, यानी कि पर ईयर आपका कितने का आपको प्रीमियम चाहिए होगा, 15,184 चाहिए। लेकिन कॉर्पोरेट का टैक्स कितना है, 45% है। तो आपने इसको अगर बिफोर टैक्स लेना है तो आप क्या लिखेंगे, दिस डिवाइड बाई कितना, 0.55। आप कितना उससे पैसा मांगेंगे जी, 27,000 हर साल आपको प्रीमियम अरेंज करना पड़ेगा। मिराज भाई वो एक्स और एक और बोल सकते हैं क्या? देखो हर साल आपका 15,148 प्रीमियम एक्स है, ठीक है। यानी कि आपने कैसे लिखा होगा, आप उसको अगर लैंग्वेज के इसमें लिखेगा तो क्या लिखेगा, 2.283225x, क्योंकि आपने हर साल के एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो आपका रिजल्ट आ गया क्या, 34,588.23। तो ये आप तो आपने ये लिखा कि हर साल मैं जो पैसे लेता उसको मैं प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर से डिस्काउंट कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रेजेंट वैल्यू बनता है वो 34,588 बनता है, ठीक है। अभी आपका वो समझा। 15,148 कैसे मिला एक्स वैल्यू? अरे भाई ये तो फार्मूला पे, ये आप इधर से देखो ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। क्लियर हो गया। ये आंसर समझ आया, क्लियर हो गया, ओके। काजल आपको समझ आया। Weight 123 divided by yes 2.2 हाँ जी हाँ सर, वो थोड़ा सा मेरा ऊपर गड़बड़ हो गया था कुछ, तो वो अभी समझ में बट आया। लॉजिक क्लियर है। हाँ सर। चलो हो गया भाई। अब आ जाइए जी। अब तो अभी आपने जो अभी कैलकुलेशन किया वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया जी, जो बंदा आपको लीज बेच रहा है, किसके हिसाब से, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से किया आपने अभी तक, लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो बंदा आपको लीज बेच रहा था या दे रहा था, वो अपना क्या निकालना का कोशिश कर रहा था, मेरे को जो मेरा जो गारंटेड रिटर्न है वो भी आ जाए, जो मेरे टैक्स के पैसे लगने हैं वो भी आ जाए। बट आप चूंकि आप लेसी भी तो हो, अदर हैंड पे अगर आपकी कंपनी ने आपको बोला कि भाई साहब ऐसा करो, मेरे को एडवाइस करो कि वेदर आई शुड गो फॉर द लीज और आई शुड बाय द प्रोडक्ट, तो अभी आपकी कैलकुलेशन थोड़े से डिफरेंट हो जाएंगे ना। अभी आपको जो कैलकुलेशन करना पड़ेगा
वो किस तरह से करना पड़ेगा, नेट प्रेजेंट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से आपको करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो जो कॉस्ट जिसमें आपकी टोटल कॉस्ट कम होगी, दैट ऑप्शन यू विल अडॉप्ट। बात मेरी समझ आ रही है? बोला लीज इवैल्यूएशन बाय द लेसी इज एसेंशियली लीज वर्सेस बोरो एंड बाय डिसीजन। यानी आपने अब 3 डिसीजन साथ में करने होते हैं कि मैं लीज में लूं, बोरो करूं या फिर बाय डिसीजन। यहाँ पे आपको नेट एडवांटेज निकालना है किससे, लीज से। व्हेन कंपेयर विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीजिंग ऑफ एन एसेट विद द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बोरोइंग टू ओन एसेट्स। बोरोइंग टू ओन द एसेट, यानी कि पैसे लेके अपना सामान जब खरीदेंगे तो उससे आपको कितने फायदे होंगे, या तो आप लीज से लेंगे उस पर क्या फायदे होंगे। तो आपको अब दोनों के बीच में कंपैरिजंस करने हैं। इफ द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग टू ओन इज ग्रेटर, देन आप क्या बोलिएगा कि आपको किसके लिए जाना चाहिए, द एसेट शुड बी लीज्ड। अगर आपकी बोरोइंग कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो आपके लिए कौन सा बेहतर है जी, आप एक काम करो, खामोश हो जाओ, चले जाओ लीज वाले पे ऐसे उठा के ले आओ। लेकिन यदि आपकी बोरो करके कॉस्ट अगर सस्ता आ रहा है, आपकी लीज कॉस्टिंग आपकी कम आ रही है, तो यू शुड गो फॉर द बोरोइंग। ठीक है। अब उसमें थोड़े से प्रोसेस हैं वो देख लें। पहले बोल रहा है जी कॉस्ट ऑफ एसेट, इसका मतलब क्या, परचेज प्राइस लेस डिस्काउंट प्लस इंस्टॉलेशंस। और अगर कोई लेआउट कॉस्ट अगर लगा हो तो भी। इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो होता है इज अ डेप्रिसिएशन बेस, जो कॉस्ट इंस्टॉल्ड कॉस्ट जो होगा, जो आपने अभी कॉस्ट लगाया है उसी बेसिस पे आप क्या निकालेंगे जी, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फिर बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे ऑफ दी आफ्टर टैक्स लीज पेमेंट, यानी टैक्स के बाद जो लीज का पेमेंट बचता है नेट ऑफ टैक्स, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है जी, डेप्रिसिएशन यानी टैक्स शील्ड। ठीक है। ये किसके ऊपर, एट द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के हिसाब से रेट से, यानी वो रेट से आपको क्या निकालना है, टैक्स शील्ड ऑन डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने एसेट ओन कर लिया। अब आप उसको क्या निकालेंगे जी, उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे पूरी के पूरी की। फिर बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू फॉर द आफ्टर टैक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इनकर्ड इफ ओन्ड नॉट लीज्ड। अगर कोई कॉस्ट उसके ऑपरेशन से रिलेटेड है, ठीक है, उसको भी आप क्या करेंगे, उसको भी प्रेजेंट वैल्यू पे लगाएंगे, 5 साल तक का या 10 साल तक का उसको ऐड करेंगे। फिर बोल रहा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टैक्स साल्वेज वैल्यू अगर कुछ आती है, मतलब किससे, वो जो एसेट आपने खरीदा है उसके सेल करने से जो आपको एंड ऑफ द ईयर में साल्वेज वैल्यू आएगी, उससे जो है क्या निकालेंगे, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल के माइनस कर देंगे। यानी इस शॉर्ट फॉर्म में अगर आपसे बात किया जाए तो आपने क्या करना है जी, जो भी है यानी जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसमें जो है, जो आपके बेनिफिट्स जो मतलब जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट है उसके ऊपर में से माइनस क्या करेंगे, लीज के पेमेंट्स माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशंस के जो टैक्स शील्ड होने वाले वो माइनस कर देंगे, साथ में जो आपकी बोरोइंग कॉस्ट हो रही थी, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल के ऐड कर दीजिएगा। इसकी एक न्यूमेरिकल्स दूंगा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो साल्वेज वैल्यू मिलने वाली है उसको आप माइनस कर दीजिएगा। तो इससे आपका नेट नेट एडवांटेज ऑफ लीजिंग निकल जाएगा, NAL। ठीक है जी। अब आइए, अरे कहाँ से इतनी आवाज आ रही है। हाँ, तो देखिए आप बोल रहे हैं जी कंपनी लीज एंड एसेट को 6 ईयर, 6 ईयर्स के लिए आपने लीज पे एसेट ले लिया है। बोल रहे हैं asset has an installed cost of 50,000 and the annual lease payment due at the beginnings are 10,000, यानी 10,000 रुपया
लेकिन एट दी बिगिनिंग ऑफ ईयर्स। तो यानी 5 साल का प्रेजेंट वैल्यू और 1 साल का 1 ऐसे निकालना पड़ेगा। ये बोल रहा है कि एसेट वुड बी डेप्रिशिएटिंग यूजिंग मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी मेथड विद दी 5 ईयर्स। तो हमारे पास जो है इसका कुछ स्ट्रक्चर दिया रहेगा, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये पढ़ना नहीं है कि हाउ द मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी मेथड वर्क्स। ठीक है, कोई भी सिलेबस में नहीं है, इसकी बहुत डेप्थ उसकी मैंने लॉजिक देखी है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स लॉजिक है। फिर बोला गया है कि जी टैक्स रेट जो है 40% की है, साथ में बताया गया जी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर जो है वो 6% की है, और साथ में ये भी बताया गया टारगेट रेट ऑफ रिटर्न 15% की है, और साल्वेज वैल्यू जो है प्री टैक्स 20,000 की है। ठीक है, अब देखा जाए, देखिए हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इंस्टॉल जो हमने एसेट लगाया उसकी हमने क्या निकाल ली जी, इंस्टॉल्ड वैल्यू लिख ली लाइन नंबर 1 पे। दूसरा, हमने जो लीज पेमेंट किया है उसका एक आफ्टर टैक्स लेंगे, क्योंकि टैक्स जो है 40% की है। तो अगर टैक्स 40% की है, अगर टैक्स 40% की है तो हमने क्या करना है, लीज पेमेंट आफ्टर टैक्स लेना है। यानी कि 10,000 का जो पेमेंट है मेरे लिए इफेक्टिव पे आउट जो कितना है वो सिर्फ 6,000 का पे आउट है। तो ये हमने 6 ईयर्स की पे आउट ले ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये बिगिनिंग से है तो ये यहाँ पे लिखेंगे 0 ईयर पे। ठीक है, अब साथ में क्या है कि MRCS का टेबल्स यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पे टेबल कहीं बनाया हुआ होगा, तो ये डेप्रिशिएशन एज पर टेबल है, तो इसके लिए कोई साइंस आपको नहीं लगाना है। ये डेप्रिशिएशन आपने एज पर टेबल कॉपी कर लिया और इसका आपने टैक्स निकाल लिया, यानी टैक्स शील्ड। तो 10,000 का 4% 40,000, 16,000 का 40% 6,400, 9,600 का 40% 3840, 57 का 323। तो इस तरह से आपने टैक्स शील्ड निकाल लिया। क्या निकाल लिया जी, टैक्स शील्ड निकाल लिया। अब बात आएगा क्या, बोल रहा है एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट चाहिए। तो एडिशनल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोल रहे हैं जी, बोल रहे हैं कि एडिशनल एनुअल लीज पेमेंट 10,000 की है, ये है। साथ में आपको लिया हुआ है जी टैक्स रेट 40% है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और साल्वेज है। तो एडिशनल कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे मान लिया गया था कि 450 करके एवरी मंथ वी आर पेइंग दी एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमने इसका जो वैल्यूएशन निकाला वो कोई क्या निकाला, 5,000 में से 6,000 निकल गया। कौन सा 6,000 निकला, जो हमने लीज के पेमेंट किए थे। तो इस तरह से हमने निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, ये माइनस होगा, फिर डेप्रिशिएशन, यानी मैं आपको, यानी ये जो हमारी कॉस्ट है, कॉस्ट माइनस लीज पेमेंट, तो 44,000 का हमारा क्या आ गया, NAL। ठीक है, नेट एडवांटेज फ्रॉम लीजिंग 44,000, फिर 6,000 था, फिर 4,000। तो 6,000 हमारे लिए ये माइनस वाला फिगर है, ये डेप्रिशिएशन की भी सेविंग जो है मेरे लिए माइनस वाला है। तो 6 4 10, 1,000 हो गया। 1,000 में से हम इसको ऑपरेटिंग कॉस्ट को जो है ये कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो हमारे लिए यानी ये 1,000, ये 450 जो है ऑपरेटिंग वाला, टेक्निकली ऊपर प्लस हो रहा था, अब ये सारे फिगर चूंकि माइनस में है तो हमारे पास जो होगा वो 9,540 हमारा NAL निकलेगा। तो अब आइए फिर से मैं आपको NAL के बारे में फिर से समझाता हूँ। तो NAL में आपने क्या लिया जी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट ले लिया था, फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ किसका, आफ्टर टैक्स पेमेंट किसका, कॉस्ट। ये किस चीज के बारे में बात करता है, क्या चीज का, लीज पेमेंट का। लीज पेमेंट किसमें है जी, माइनस में है, इसीलिए हम लीज पेमेंट यहाँ पर किसमें लिख रहे हैं, ब्रैकेट में लीज पेमेंट, इसीलिए हम माइनस में लिख रहे हैं। फिर दूसरा हमारा क्या था, लीज पेमेंट माइनस में था। दूसरा डेप्रिशिएशन का टैक्सिल भी हमको माइनस में लिखना है, तो टैक्सिल भी हम माइनस में लिख रहे हैं।
तो इसका मतलब यहाँ पे 6000 6000 12,400, लेकिन इसको 450 हमको प्लस में लिखना है, तो नेट रिजल्ट हमारा माइनस में आ गया। तो इस तरह से जो हमारा निकलेगा इसको बोलते हैं नेट एडवांटेज फ्रॉम लीज। अब नेट एडवांटेज फ्रॉम लीज जब निकला है उसको हमने डिस्काउंट किया जी, तो डिस्काउंटिंग फैक्टर कौन से फैक्टर से, बोरोइंग कॉस्ट से, क्योंकि हमारे पास क्या है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितने की है जी 6% की है, तो उससे हमने क्या कर लिया डिस्काउंट कर लिया। तो जब हम डिस्काउंट करते हैं तो पहले साल का 44, दूसरे साल का 9000, तीसरे साल का 10,000, तो ये हमारा जो निकल के आ रहा है ये हमारा निकल के आ रहा है प्रेजेंट वैल्यू एट डिस्काउंट रेट ऑफ एट दी बोरोइंग रेट्स, एट दी बोरोइंग रेट्स। अब बात आ रहा है जी कि साल्वेज वैल्यू मैंने 20,000 में बेचा है, 20,000 में बेचा है, तो चूंकि हमारा डेप्रिशिएट वैल्यू 0 है तो उसमें 12,000 रुपये नेट हाथ में रिसीव होगा आफ्टर टैक्स। अब वो पैसा जो रिसीव होगा वो हमारा कौन से साल पे रिसीव होगा, 6th ईयर पे, तो 6th ईयर पे रिसीव होगा, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा जी डिस्काउंट करना पड़ेगा, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 15%, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वाज 15%, टारगेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%। तो यहाँ पे बकायदा ये भी लिखा हुआ है कौन से रेट से आपको डिस्काउंट करना है। तो देखिए ये ऊपर में जितना भी था, ये जो लीज पेमेंट था बोरोइंग रेट से, डेप्रिशिएशन था बोरोइंग रेट से, उसके बाद ऑपरेटिंग कॉस्ट था किससे आपको डिस्काउंट करना था, बोरोइंग रेट से, लेकिन जो साल्वेज है उसको किससे डिस्काउंट करना है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमने इसको रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट कर दिया, तो हमारे हाथ में जो रिसीव हुआ वो क्या रिसीव हुआ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ साल्वेज 5,185। अब मैंने इसका सब प्लस माइनस कंप्लीट किया तो मेरे को 1,296 का माइनस पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे हम चेक करेंगे, बोल रहा है कि NAL मॉडल मेक्स द क्रिटिकल assumption the lease is treated as an operating lease for the tax purpose, both the cost of borrowing and the target rates used in the models are after tax। तो जो भी आपको लिया वो सब आफ्टर टैक्स हो गया। अब जो रिजल्ट्स जो है हमारा इस क्वेश्चन पे जो है हमारा ये 44,000 में खरीदेंगे, जबकि अगर हम लीज पे सारा प्रोसेस करते हैं तो हमारा जो NAL आ रहा है वो -1,296 आ रहा है, यानी NAL इज 1,296। इसका मतलब बोल रहा है कि डिसएडवांटेज है, यानी हम लीज पे नहीं जाएंगे, हमको क्या करना चाहिए, हमको फंड बोरो करना चाहिए और अपना एसेट खरीदना चाहिए। अगर NAL ज्यादा है पॉजिटिव में है तो हम बोल सकते हैं कि हमको ऑपरेटिंग लीज पे लगे रहना चाहिए, लेकिन यदि ऑपरेटिंग लीज पे लगे रहने से हमको 1,296 का नुकसान हो रहा है, तो वी कैन से दैट नाउ वी विल बोरो द फंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ऑपरेटिंग लीज। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको कम्बरसम लग रहा होगा, थोड़ा सा लंबा लग रहा होगा, बट अगर एक एग्जांपल्स भी अगर आप कायदे से कर लेंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। तो ये दूसरा, अब थोड़ा सा आ जाए, वो लीज में उतना ही सारा था। उसके बाद क्लासिफिकेशंस को लेके है कि व्हेन यू विल क्लासिफाई द लीज एज ऑपरेटिंग लीज और एज अ कैपिटल लीज, तो वहां पे जो थोड़ी सी 2-3 बातें हैं। पहला बात ये होता है कि अगर आपने एसेट को बोरो किया हुआ है, लीज पे लिया हुआ है फॉर द सब्सटेंशियल लाइफ ऑफ द एसेट, तो उसको आप बोलते हैं कैपिटल लीज। दूसरा, मिनिमम लीज पेमेंट यदि आपने 90% ऑफ द वैल्यू तक कर दिया है तो भी आप उसको बोलेंगे जी कि ये मेरा कैपिटल लीज है। तीसरा, यदि आप बार्गेनिंग पावर्स होल्ड करते हैं
तो भी आप बोलेंगे ये जो है हमारा कैपिटल लीज है। अगर ये 3-4 कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई होते हैं, इवन दो ऊपर से वो ऑपरेटिंग लीज लग रहा हो, बट यू हैव टू क्लासिफाई इट एज अ कैपिटल लीज। ठीक है, तो ये थोड़े से बट कैलकुलेशंस आपने एक बार देखनी है कैसे काम करता है। इसमें अगर कोई डाउट्स है तो फिर वी विल सॉल्व इट। अब आइए जी इक्विटी। इक्विटीज के बारे में सब आपको पता होता है कि दे आर द ओनर ऑफ द फर्म्स होते हैं, दे कंट्रोल्स द बिजनेस होते हैं, साथ में दे आर इंटाइटल्ड टू गेट द लेफ्ट ओवर आइटम एसेट्स एंड इनकम आफ्टर ऑल द क्रेडिटर्स एंड प्रेफरेंसेस आर होल्ड पेड। इसका एडवांटेज क्या होता है? सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि कोई भी आपकी स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन नहीं होती कि हाँ जी साहब मैं आपको डिविडेंड दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक चीज से बच जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक ऑब्लिगेशंस। दूसरा बोलता है जी इंक्रीज इक्विटी रिड्यूस द रिस्क टू द लेंडर्स एंड रिड्यूस द बोरोइंग कॉस्ट। अभी क्या होता है कि यहाँ पे आपके बोरोइंग कॉस्ट को भी माइनस करता है। दूसरा क्या होता है कि आपके उसके और इसमें चूंकि कंप्लायंस कम होते हैं, सबसे बड़ी मतलब इसमें क्या होता है कि डेट इशू करने के कंपैरेटिवली इसमें कंप्लायंस थोड़े कम होते हैं। बोलते हैं इन्वेस्टर फाइंड्स द कॉमन मोर अट्रैक्टिव बिकॉज यहाँ पे आपके फ्यूचर प्रॉफिट्स यानी फ्यूचर ग्रोथ्स होते हैं। बट डिसएडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है इश्यूएंस कॉस्ट ज्यादा हो जाता है इन कंपेयर टू द डेट। डेट्स में जो इश्यूएंस कॉस्ट होता है वो थोड़े कम होते हैं, इसमें ज्यादा होता है। यहाँ पे क्या होता है आपको अपना ओनरशिप शेयर करना पड़ जाता है नए वाले बंदे के साथ। दूसरा ये टैक्स का बेनिफिट्स आपको नहीं प्रोवाइड करता, लेकिन यदि आप बॉन्ड या डिबेंचर्स इशू करते हैं देन यू आर गेटिंग द टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, यहाँ पे ये बोलता है कि अगर तो बहुत ज्यादा अगर आपने ये कर लिया है इक्विटीज लगा दी है तो एक्चुअल में आप फर्म्स का जो है लेवरेज खराब कर रहे हैं एंड यू आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द कॉमन कॉस्ट जो होगा डब्ल्यू, जिसको हम लोग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं, वो क्या हो जाएगा जी ज्यादा हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा समझने का है कौन चीज कहाँ इशू होती है। तो सुनिए, प्राइमरी मार्केट जो होती है जिसमें नए शेयर्स आईपीओ आते हैं, सेकेंडरी मार्केट में जो ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग शेयर्स है वो एक दूसरे में ट्रेड होते हैं, दे आर जस्ट बीइंग रीसोल्ड। तो हम लोग जो डीमैट उमैट अकाउंट खोल के हम लोग शेयर वेयर बाई करते हैं दैट इज एक्चुअली अ सेकेंडरी मार्केट। बट यदि कोई कंपनी का आईपीओ लेते हैं तो उस समय में क्या होता है जी वो प्राइमरी मार्केट कंसीडर होता है। ओवर द काउंटर जो होते हैं वो सिर्फ अनलिस्टेड सिक्योरिटीज के लिए होते हैं, ये एक्सचेंज ट्रेडेड प्रोडक्ट नहीं होते हैं। फिर बोलता है जी पब्लिक जानेगा यानी आईपीओ लाने का क्या फायदा है आपको और डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले लाने का क्या होता है कि आपके पास लार्जर पूल ऑफ मनी हो जाएगा, बहुत ज्यादा पैसे आ जाएंगे। मे बी यूज फॉर द एक्विजिशन ऑफ अदर फर्म वेयर एज द प्राइवेट फर्म हैज टू गो फॉर द एक्विजिशन विद कैश। तो आपको क्या हो सकता है कि बहुत सारा टाइम आपने अपना इक्विटी शेयर्स देके उस सारे कंपनी को आप टेक ओवर भी कर लेते हैं। दूसरा होता है मे ऑफर द स्टॉक ऑप्शंस एंड अदर स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन टू अट्रैक्ट द रिटेन एम्प्लॉइज। तो आप इस तरह के ऑप्शंस देते हैं जिसको हम लोग ई-सॉप आप सुने होंगे, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन स्कीम। उनको वहां पे बोला जाता है भाई साहब 5 साल काम करोगे यू विल गेट सर्टन, आपको मैं कुछ शेयर्स दे दूंगा एक डिस्काउंटेड प्राइस पे। तो वहां पे क्या होता है उनकी लॉयलिटी बनी रहती है। उसके बाद प्रोवाइड द लिक्विडिटी टू द ओनर्स यानी कि वो अपना शेयर्स को कभी भी बाजार में बेच के जा सकते हैं, उनका कोई लॉक इन होल्डिंग पीरियड तो होता नहीं है। तो ये सारे एडवांटेज हैं कब जब हम आईपीओस लाते हैं यानी पब्लिक लिमिटेड कंपनी होती है। तो दूसरा होता है जी डिसएडवांटेज, जिसमें क्या होता है यहाँ पे बहुत सारे एफर्ट्स और कॉस्ट लग जाते हैं आईपीओ लाने के लिए, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाने के लिए। अब चूंकि आप पैसे लेते हैं पब्लिक से तो आपके कंप्लायंस जो होते हैं सिक्योरिटीज लॉ, सेक्स स्टॉक सेक्स सॉक्स 402 ये सारी सॉक्स 20,000 एंड ये सारे आपके कंप्लायंस जो होते हैं वो क्या होते हैं स्ट्रिंजेंट हो जाते हैं क्योंकि आप जो है पब्लिक से पैसा उठाते हैं। तो ये थोड़े से एडवांटेज और डिसएडवांटेज। अब बात आती है जी प्रेफरेंस वाले की। तो प्रेफरेंस कौन होते हैं जिनको प्रायोरिटीज मिलती है किनके ऊपर जी, दे रिसीव द स्टिपुलेटेड यानी फिक्स्ड अमाउंट मिलते हैं डिविडेंड के ओवर दी, उनको प्रायोरिटी दी जाती है किनके ऊपर जी, कॉमन स्टॉक होल्डर्स के ऊपर दी जाती है। फिर बात हो जाता है कि इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन उनको पहले लिक्विडेशन के टाइम में
पैसे भी मिल जाते हैं। उसमें और क्या बोल रहा है कि और भी क्या फीचर्स है, क्यूमुलेटिव डिविडेंड हो सकते हैं। इसका मतलब जो भी डिविडेंड आपके हैं अगर डिक्लेयर्ड नहीं हुआ, जो भी रेट आपके फाइनल किए हुए हैं अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ है, द अमाउंट अक्यूमुलेट्स द डिविडेंड इन एरियर must be paid in later year before the common shares can receive their distribution। यानी अगर क्यूमुलेटिव है तो सीधी बात है कि अक्रू एंड आउटस्टैंडिंग होता रहेगा। जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी दे विल गेट द मनी बैक्स, दे जितना भी उनका आउटस्टैंडिंग रहेगा उनको मिल जाएगा। दूसरा जी रिडीमेबल्स जो होते हैं ये एक सर्टेन पे हो सकते हैं, मेरे डिमांड पे भी हो सकते हैं। साथ में क्या होते हैं कि उनकी टाइम हो सकती है कि 5 साल 8 साल, ये स्पेसिफिक डेट्स पे भी ये रिडेम्पशंस हो सकते हैं। तो ये रिजेंबल्स हो जाते हैं किस बेसिस पे, व्हेन इट कम्स टू द रिडेम्पशंस, ये इनकी जो फीचर्स होती है मोर और लेस मिलती जुलती है विद द बॉन्ड होल्डर्स ऑन अकाउंट ऑफ व्हाट, ऑन अकाउंट्स ऑफ इंटरेस्ट और लाइक फिक्स्ड डिविडेंड और रिडेम्पशंस पे थोड़े से फीचर्स इसके मिलते जुलते हैं। फिर बोला ये जो कॉल फीचर्स में इसमें है द फॉर्म में फोर्स द शेयर होल्डर टू रिडीम, तो इस तरह के भी प्रेफरेंस में हो सकते हैं। कन्वर्टिबिलिटी कभी कभी उनको ऑप्शन देते हैं ताकि आ जाओ भाई यू कैन टेक द कॉमन शेयर्स, आप हमारे प्रेफरेंस होल्डर्स हो देन आई कैन गिव यू सम इक्विटी शेयर होल्डर्स। पार्टिसिपेशंस में क्या बोलते हैं, विल रिसीव द डिविडेंड that are higher than the stipulated when the common stocks receive the higher। अगर कोई participated preference shares है तो उनको जो उनका मान लो रेट 5% है बट दे मे गेट द 8% जब अगर इक्विटीज वाले को भी काफी हायर रेट्स पे रिटर्न मिलते हैं तो पार्टिसिपेटिंग जो प्रेफरेंस शेयर्स है दे आल्सो गेट सम एक्स्ट्रा। फ्लोटिंग रेट्स क्या होता है, डिविडेंड इज वेरिएबल बेस्ड ऑन सम इंटरेस्ट एंड इन्फ्लेशन इंडेक्स, ये भी वहां पे लिखा होता है जब आप किसी कंपनी का प्रेफरेंस बाई करते हैं तो। साथ में बोला गया जी एडवांटेज क्या है, यहाँ पे कोई ऑब्लिगेशंस आपको पे करने की जरूरत नहीं होती है। एडवांटेज है नो ऑब्लिगेशन टू पे डिविडेंड अनटिल डिक्लेयर, जब तक कि आपने अक्रू नहीं किया तब तक आपकी पेमेंट की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ठीक है। सो इंक्रीज द फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी, आप डिक्लेयर ही नहीं करो जाके आपको डिविडेंड देने पड़ेगा, एक बार डिक्लेयर कर दिया फिर आपको पैसे देने हैं आज नहीं तो कल। फिर बोल रहा है इंक्रीज द इक्विटी, रिड्यूस द रिस्क ऑफ बोरोज एंड विल रिड्यूस द फर्म्स कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। कॉमन शेयर होल्डर डू नॉट गिव अप कंट्रोल टू द फर्म्स। उसके बाद क्या होता है, प्रेफरेंस से आप जब पैसे उठाते हैं तो कॉमन शेयर वाले का कोई भी जो उनका जो कंट्रोल्स है वो शेयर नहीं होता, उनको गिव अप नहीं करना होता, तो फॉर द कंपनी इट्स अ गुड। डू नॉट नॉर्मली पार्टिसिपेट इन द सुपीरियर अर्निंग्स ऑफ द फर्म्स, यानी कंपनी के कोई बड़ी हैवी अर्निंग्स भी होती है तो दे आर नॉट गेटिंग पार्टिसिपेटेड, तो क्या होता है मतलब बिजनेस को फायदा हो जाता है, दे आर एबल टू डू द लिवरेजिंग, ठीक है। इसको ट्रेडिंग ऑन इक्विटीज भी बोला जाता है, यानी दूसरे के पैसे से पैसा कमाना, ठीक है। तो ये आपको हेल्प कर लेता है कब, अगर जब आप कोई बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आप प्रेफरेंस वाले को तो फिक्स्ड अमाउंट देंगे बट आपको ऑप्शन रहेगा कि आपको जो है ज्यादा इक्विटीज वाले को ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो दीज आर द एडवांटेज, पर डिसएडवांटेज भी है, ठीक है। बोल रहा है जी इश्यूएंस कॉस्ट जो होता है वो ग्रेटर देन डेट्स होते हैं, यानी डेट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं, ये टैक्स डिडक्टेबल नहीं होते, ये तो सुबह से हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि यहाँ पे एरियाज जो होते हैं वो एक्यूमुलेट होते जाते हैं और आपको कंपनी के कभी कभी फिनेंशियल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं एट द एंड, ठीक है। तो ये रहा हम लोग अभी तक जो हमने पढ़ा, जो फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग्स पढ़ लिया था, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ लिया जी, हम लोगों ने लीज पढ़ लिया काफी डिटेल में, ठीक है। और अब जो हम लोग के थोड़े से ये वाली है एसएससी हाइपोथेटिक, मेन जो अब इसमें से जो हम लोग के पास पढ़ने के लिए जो अच्छी मजेदार चीज है वो है इंटरनेशनल फाइनेंस। दूसरी हमारी जो है एआर मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशन है और थोड़ा सा टाइम जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको इधर ही रोकते हैं। नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट लाइक उसमें जो भी हमारा है